দেশের ভবিষ্যৎ শুধুই তুমি। অভিষেক অভিষেক বাংলার গর্ব তুমি। অভিষেক 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 এই দেশের ভবিষ্যৎ তুমি। অভিষেক 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 বাংলার গর্ব তুমি। অভিষেক 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 এই দেশের ভবিষ্যৎ তুমি। অভিষেক शुभ जन्मदिन दादा। माझी डबरे के इस पवित्र धरती पर हम माननीय सांसद एवं हमारे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के साधारण सचिव जी को श्री अभिषेक बनर्जी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वेलकम स्वागत करते हैं और ही कराते हैं हमारे आदिवासी তোমার পাশে আছি আমরা সবাই এগিয়ে চলো যুবরা তুমি মোদের পথের সাথী চলেছি একই সাথে তুমি সকল বাংলার আশা বেঁচে থাকার আশ্বাস আছো তুমি সবার সাথে वेलकम स्वागतम जनाते সবার পাশে बहुत बहुत धन्यवाद তুমি अभिषेक दा হাসি মুখে বলিয়া ও তুমি অভিষেক সাহসানে সেনাপতি বাংলার ভরসা শুধুই তুমি তুমি अलीपुरद्वार जिला तृणमूल कांग्रेस का माननीय चेयरमैन श्री गंगा प्रसाद शर्मा जी 2 मिनट नेपाली में अपना वक्तव्य रखिए। सबैलाई नमस्कार, जय गोर्खा। आज अलिपुरद्वार जिल्लाको माझेडाब्री आउट डिभिजन दमनपुरको यो पवित्र प्राङ्गणमा हाम्रो देशको युवा आइकोन माननीय अभिषेक बनर्जी दाजुलाई जोरदार हाततालीको द्वारा स्वागत गर्नुहोस्। आज हामी खुसी छौं, हाम्रो नेता, हाम्रो आइकोन, हाम्रो चिया बगानको दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बाबुसित कुरा गर्नको लागि हाम्रो माझ उपस्थित हुनुहुन्छ। हाम्रो सरकारले माननीय मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको नेतृत्वमा अभिषेक दाको सेनापतित्वमा हामीलाई थाहा छ चिया बगानमा बहुत सुविधाहरू हाम्रो श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँको इच्छा थियो चिया बगानको श्रमिकहरूलाई म नजिकसित गएर कुराकानी गर्छु, उहाँहरूको कुरा म सुन्छु। उहाँले हामीहरूलाई भन्नुभयो म चिया श्रमिकको एउटा कार्यक्रम गर्छु। हामी सौभाग्यशाली हौं, उहाँ आज हामी माझ डुवर्सको हाम्रो अलिपुरद्वार जिल्लाको चिया श्रमिक माझ उपस्थित हुनुहुन्छ। म उहाँलाई अनेक बधाई अनेक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ हाम्रो सरकारले चिया बगानको श्रमिकहरूको लागि धेरै कार्य गरेको छ। भारतीय जनता पार्टी नीत केन्द्र सरकारले एमएलए एमपी जितेर पनि चिया श्रमिकको लागि चिया उद्योगको लागि केही गरेन। तर हाम्रो दिदीले क्रेच हाउसदेखि सुरु गरेर, हाम्रो दिदीले हेल्थ सेन्टरदेखि सुरु गरेर, हाम्रो दिदीले चिया बगानको श्रमिकहरूको दीर्घ दिनको माग जमिनको पट्टा पनि हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। यही खुसीमा आज हामी भन्न सक्छौं हाम्रो नेता, हाम्रो सेनापति हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्छ। म फेरि उहाँलाई एकपल्ट असंख्य धन्यवाद दिँदै मेरो छोटो सम्बोधन यही समाप्त गर्छु। जय हिन्द, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, जय जोहार, जय गोरखा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमार मुख्य वक्ता जेकर लगिन हमीन दीर्घ खंडत से प्रतीक्षा करत थी, हमार मुख्य वक्ता सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस का साधारण संपादक माननीय सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय ई मंच में आ है, वो अपन वक्तव्य राखबे। যতই করো হামলা, যতই করো হামলা, যতই করো হামলা। ধন্যবাদ, নমস্কার।
नमस्ते। सब कैसे हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए। यहाँ पे चेयर है सामने, बैठ जाइए ताकि पीछे के लोगों को भी दिखाई दे। सुनाई तो सबको दे ही रहा है। आराम से बैठ जाइए ताकि सबको दिखाई दे। पहले तो आप सबको 2026 नए साल के बहुत सारा प्यार और शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आप सब के लिए अच्छा जाए, बहुत सारे खुशियां लाए। आपके परिवार के हर एक सदस्य के लिए ये नया साल अच्छा रहे, ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूं। बसे पड़ो, बैठ जाओ। मुझे साल के शुरुआत में अलीपुरद्वार आने का मौका मिला, आप सबसे बात करने का मौका मिला, आप सबसे मिलने का मौका मिला। और आपने देखा है आबार जितबे बांग्ला, ये जो कैंपेन है, ये हमने कल से पूरा बंगाल में इसका शुरुआत किया है और ये सेकंड मीटिंग है। आज मैं लौट के जाऊंगा, फिर 2 दिन बाद बीरभूम जाऊंगा, फिर इधर वापस आऊंगा। एक बार कुछ बिहार जाना है, एक बार मालदा जाना है, दक्षिण दिनाजपुर जाना है, उत्तर दिनाजपुर जाना है। लेकिन क्यों मैं आज आपसे मिलने आया हूं, क्या बोलने आया हूं? সামনে যারা আছে একটু বসে পড়ুন, পিছনে মহিলারা আছে, দেখতে অসুবিধা হচ্ছে। আমি অনুরোধ করব, আমি ঘুরে ঘুরে বলবো, সবাই দেখতে পাবে। सबको देखने का मौका मिलेगा। प्लीज बैठ जाइए, कुर्सी में बैठ जाइए और पीछे जो खड़ा है उसको देखने का मौका दीजिए। एक तो आपने देखा है पिछले 5 साल से, खास करके 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारने के बाद जिस तरीके का तानाशाही बंगाल के आम जनता के ऊपर, चाहे वो अलीपुरद्वार के हो, कुछ बिहार के हो, चाहे वो हावड़ा के हो, चाहे वो मालदा के हो, चाहे वो कलकत्ता के हो, चाहे वो सिलीगुड़ी के हो, चाहे वो दुर्गापुर के हो, चाहे वो आसनसोल के हो, चाहे वो पुरुलिया का हो, चाहे वो मदनीपुर का हो। पहले बात आप जानते हैं कि 100 दिन का जो काम है मनरेगा, इसका 5 साल से पेमेंट ये बीजेपी सरकार ने बंद करके रखा है। मैं पहले अलीपुरद्वार के सभी भाई, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मित्र सबसे पूछना चाहता हूं, जहां पे पार्टी हारती है, क्या वहां पे प्रगति और डेवलपमेंट के काम बंद होना चाहिए? हाँ या ना, जरा बताइए भैया, ठीक से बताइए, हाथ ऊपर करके। अगर मान लीजिए तृणमूल कांग्रेस 2021 साल में अलीपुरद्वार के पांचों सीट में हम जीत नहीं पाए, हम हारे हैं। बाद में सुमन कांजीलाल हमारे पार्टी में आके शामिल हुआ है। बाद में मदारीहाट का बाई इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस को आपने जिताया है पिछली साल। लेकिन 21 का फल के हिसाब से आप अगर देखो, चुनाव के जो नतीजे आए थे 2021 में, पांचों सीट में तृणमूल कांग्रेस हारी थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं हार से क्यों शुरू कर रहा हूं, क्योंकि यही डिफरेंस है, यही फर्क है
बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस का सरकार में कि बंगाल में बीजेपी हारी तो बंगाल के सारे पैसे बंद, बंगाल में बीजेपी हारी तो बंगाल के सारे पैसे बंद। अलीपुरद्वार में तृणमूल कांग्रेस हारा तो 5 साल में कोई बीजेपी का नेता कार्यकर्ता अगर मुझे दिखा दे कि भाई अलीपुरद्वार में, कालचिनी में, कुमारग्राम में या फालाकाटा में तृणमूल हारा है और एक मां को, एक बहन को लक्ष्मी भंडार नहीं मिला है, मैं आपके सामने मुंह दिखाने कभी नहीं आऊंगा। यही फर्क है बीजेपी में और तृणमूल में। हम अलीपुरद्वार में हारे हैं, लेकिन हमारी सरकार हर महीने एक विधानसभा में लक्ष्मी भंडार देने में 5 करोड़ रुपया खर्च किया है 2021 साल से। अलीपुरद्वार में कितने विधानसभा है? 5 विधानसभा है। एक महीने में अगर एक विधानसभा में 5 करोड़ रुपए का लक्ष्मी भंडार लगता है तो 5 विधानसभा में एक महीने में 25 करोड़ रुपए का विधानसभा में लक्ष्मी भंडार लगता है। अब 25 को 12 महीने के नतीजे से आप देखें कि 12 महीने में सरकार का कितना खर्च हुआ। 300 करोड़ रुपया एक साल का खर्चा हुआ। 5 साल में कितना हुआ? 1500 करोड़। हम अलीपुरद्वार में हारे हैं, लेकिन इसी अलीपुरद्वार के सभी महिलाओं को, माओं को, बहनों को 1500 करोड़ रुपया खर्चा करके हमारे सरकार ने लक्ष्मी भंडार दिया है। यही फर्क है। चाय बगान के जो मेरे भाई, माताएं, बहनें आज यहां पे आए हैं, आप देखिए 10 साल पहले, अभी 2026 है, 2016 के चुनाव के पहले देश का प्रधानमंत्री आके आप सबको वादा करके गया था कि उनका सेंट्रल गवर्नमेंट डंकन से 7 चाय बगान टेक ओवर करेगा और उसको चलाएगा। 10 साल में एक नोटिफिकेशन इशू किया था, उसको भी विथड्रॉ कर लिया गया है। जिस पार्टी का प्रधानमंत्री का बात का कोई महत्व नहीं है, जिस पार्टी का सर्वोच्च नेता का बात का कोई महत्व नहीं है, जिस पार्टी में सबसे बड़ी नेता का कोई बात का महत्व नहीं है, उस पार्टी कभी आपको कोई भी राहत दे सकता है क्या? मुझे आने से पहले एक पत्रकार बोल रहा था कि अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी के लोग बहुत भोले हैं। मैंने कहा क्यों? कह रहे नहीं, इतना दिन से तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, बीजेपी झूठ पे झूठ बोलता है और ये बीजेपी के बातों में आके बीजेपी को वोट दे देते हैं। मैंने कहा भाई, जो भोला है अगर वो अपने कठोरपन पे उतर जाए तो जिसका वोट लेके कोई मंत्री बना, 5 साल मंत्री रहा, उसके बाद सांसद बना, प्रधानमंत्री चुना गया, वो अगर अपने औकात पे आ जाए और अपने कठोरता दिखाने लग जाए तो 5 मिनट लगेगा अलीपुरद्वार को हरा होने में। इस बार मेरी आपसे विनती है, मैं 2022 में यहां पे 4 श्रमिक सम्मेलन जो हुआ था सितंबर के महीना में, जहां तक मुझे याद है 11 तारीख को हुआ था, 3 साल हो गए। मैंने कुछ वादा किया था, कुछ काम शुरू हुआ है, कुछ काम अभी भी बाकी है, लेकिन जो वादा किया था उस पे हम लगे हैं, उस पे तृणमूल अड़े हैं। हमारी सरकार आपको वो जो भी कमिटमेंट सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री ने या पार्टी की ट्रेड यूनियन के लोग, पार्टी के पंचायत के लोग या मैं आके खुद आपको वादा करके गया था, वो सारे वादे मैं निभाऊंगा। इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूं। हम झूठ नहीं बोलते। मैं आज आके आपको 10 चीज बोल के दे दूं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और बीजेपी की तरह चुनाव के बाद भाग जाऊं,
हम वो राजनीति नहीं करते। जो मैं कहता हूं सोच समझ के कहता हूं, और जो मैं कहूंगा आखिरी दम तक कोशिश करूंगा कि उसको इंप्लीमेंट करके उसको आप तक पहुंचा के जो वादा किया था वो निभाएंगे। आप जान के हैरान होंगे कि पिछले 7 साल में ये केंद्र की सरकार, बीजेपी की सरकार, खाली बंगाल से 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ नहीं, खाली बंगाल से इनकम टैक्स और जीएसटी के नाम पे 6.5 लाख करोड़ रुपया उठा के लेके गया है दिल्ली। कितना करोड़? 6.5 लाख करोड़ रुपया उठा के दिल्ली लेके गया है। यहां का सांसद बीजेपी का है, एमएलए बीजेपी का है। 2019 में भी बीजेपी जीता, 2024 में भी बीजेपी जीता, 2021 में भी बीजेपी जीता। जरा पूछिए इनसे, चाय बगान का एक मां, एक भाई, एक बेटे के लिए उसका ईपीएफ का जो दिक्कत होता है, उसके पानी का जो दिक्कत होता है, उसका डेली वेज का जो दिक्कत था, 10 साल में एक चिट्ठी कोई केंद्र मंत्री को बीजेपी का कोई विधायक या सांसद ने लिखा है? भाई उल्टा ये लोग आपका पैसा बंद करवाते हैं, और इनके नेता खुलेआम बोलता है कि हम तो भाई टाइट करने का राजनीति करते हैं, हम पैसा बंद कर देंगे। भाई आपको क्या लगता है कि बीजेपी और देश का प्रधानमंत्री के सब मोहताज है? वो जब पैसा देंगे तब लोगों को जमीन का पट्टा मिलेगा, तब घर मिलेगा, तब काम मिलेगा, तब पानी मिलेगा। जो केंद्र के अधीन, केंद्र के जो पीएसयूज है उसके अधीन जो चाय बगान है, उसमें भी वो ईपीएफ जमा नहीं करते। करते कि नहीं करते? करते। तो एक भी बीजेपी का विधायक, सांसद कभी ये बात को पार्लियामेंट में, देश के संसद में उठाया है? नहीं उठाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए, एसआईआर का नाम पे आप सबको हैरान किया गया कि नहीं किया गया? किया गया कि नहीं किया गया? 10 साल पहले नोटबंदी के नाम पे लाइन पे खड़ा करवा गया था कि नहीं करवा गया था? नोटबंदी के नाम पे लाइन पे खड़े हुए थे आप लोग सब? जरा हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बताइए। अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, काला धन खत्म हुआ? हुआ? 10 साल पहले यही बीजेपी और मोदी की सरकार देश के 130 करोड़ जनता को लाइन पे कतार में खड़ा कर दिया। सब खड़ा हुआ नया भारत बनाने के लिए, नया सपना देख के, नया जोश, नया जज्बा, नया उमंग के साथ। 10 साल बाद आज जनता देख रही है कि काला धन और बढ़ गया। 10 साल बाद आज फिर से आपको अपना अधिकार, वोट का जो अधिकार है, उस अधिकार को रखने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ रहा है। यह बीजेपी की सरकार है। पहले जनता चुनती थी कि सरकार में कौन बैठेगा, अब सरकार चुन रहे हैं वोटर कौन बनेगा। देश जब से स्वाधीन हुआ है तब से लेके आज तक जनता चुनती है कि सरकार में कौन बैठेगा, प्रदेश में कौन बैठेगा, एमपी कौन बनेगा, एमएलए कौन बनेगा। मोदी जी का सरकार चुन रहे हैं, मुझे वोट कौन देगा। आप सोचिए, इस सरकार
को अगर इस बार उखाड़ के नहीं फेंके, और मैं ये क्यों कह रहा हूं, पूरा देश में 1500 राजनीतिक दल है और ये 1500 राजनीतिक दल में अकेला तृणमूल कांग्रेस का ताकत है बीजेपी को धूल चटाने का और हराने का। जहां पे पूरे देश में बीजेपी दूसरे प्रदेशों में जीत रहे, क्या कारण है बंगाल में सालों के साल बाद भी हर चुनाव आता है और बीजेपी हारता है? ये आप लोगों का ताकत है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, खास करके अलीपुरदुआर, जलपाईगुड़ी, आप लोग सालों साल बीजेपी को मौका दिया है और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार। अभी 2 महीना पहले अक्टूबर के महीने में जब फ्लड हुआ, कोई भी बीजेपी का नेता दिखा गया? कौन आया? कलकत्ता से दीदी आई। तृणमूल के लोग गांव गांव, घर घर पहुंचे, लोगों का मदद किया। हमारी सरकार घर दिया, जिन लोगों का दिक्कत हुआ, घर टूटा, रास्ता टूटा, नया पुल, नया ब्रिज बना के दिया 1 महीने के अंदर। आप बताइए 2024 में मोदी जी आए थे, सभा करने आए थे? नहीं, क्योंकि जब चुनाव होता है तभी खाली बीजेपी आता है। 24 में चुनाव था तो आए हैं, 26 में चुनाव है तो फिर आएंगे। अभी तक आए नहीं है लेकिन आएंगे जरूर। आप पूछिए 23 में आया? नहीं। 22 में आया? नहीं। 21 में आया? हाँ आया, क्योंकि 21 में चुनाव था। भाई चुनाव के 1 साल बाद मैं यहां पे आया, जब कोई चुनाव नहीं था, तब मैंने बोला, माल बाजार में मीटिंग किया और बोला कि भाई चाय बागान में अलग सा क्रेश बनना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनना चाहिए, चाय बागान के जो श्रमिक भाई है उनका डेली वेज बढ़ना चाहिए। हमें तो कोई जरूरत नहीं था, चुनाव के पहले करते। 2022 में कौन सा चुनाव था? 2024 में लोकसभा था, उसके पहले करते। 26 में विधानसभा था, उसके पहले करते। लेकिन हमने किया है। सार्वजनिक जीवन में अगर कोई भी राजनीति करता है तो अगर जनता को आप कोई रिलीफ नहीं दे पा रहे, जनता का मदद नहीं कर पा रहे, तो मैं मानता हूं राजनीति में रहने का अधिकार आपको नहीं है। जरा पूछिए बीजेपी के एमएलए और सांसद से कि आपके सरकार के अधीन जो पीएसयूज है और जो चाय बागान है उसमें ईपीएफ का पैसा क्यों नहीं मिलता है? जवाब दे पाएगा मनोज तिग्गा जी? दे पाएंगे? कभी आंदोलन करते हुए देखा है आपने? कभी कोई पीएफ ऑफिस घेरते हुए देखा है? कभी सांसद में एक सवाल पूछते हुए देखा है? कभी उनको एक मंत्री के साथ मिलकर आपका हक में प्रश्न पूछने के लिए देखा है? तो कैसे ये आपका मदद करेगा? हमने 2021 में बोला बांग्ला निजेर मेके चाहिए। इसका मतलब बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। पूरा बंगाल ने मदद किया और दीदी को जिताया। 2024 में हम लोगों ने बोला जो बांग्ला विरोधी है उनका विसर्जन करना जरूरी है। पूरा बंगाल ने फिर से तृणमूल को जिताया। बीजेपी का 18 सांसद था, 6 हार गए, 12 पे आ गए। लेकिन बीजेपी के सांसद और सांप एक है। आप अगर अपने घर के पीछे 1 सांप छोड़ दो, 2 सांप छोड़ दो, 18 सांप छोड़ दो या 12 सांप छोड़ दो, सांप तो सांप ही रहेगा। मौका मिलेगा तो आप ही को काटेगा। आप जिसको दूध पिला के बड़ा किया वही आपको काटेगा, वही सांप। तो इस बार भाई एक भी सांप नहीं रखना इस बंगाल का मिट्टी में और खास करके इस अलीपुरद्वार का मिट्टी में। इस बार तृणमूल को पूरी ताकत के साथ आप जिताएंगे। फिर अगर आपको नहीं लगा कि भाई तृणमूल को जिता के फायदा नहीं हुआ, फिर आपको 29 में वोट देने का मौका मिलेगा। हटा देना।
भाई ये हक आपका है। बीजेपी तो चाहता है वोट ही ना हो। बीजेपी आपसे आपका जैसे एसआईआर के माध्यम से आपका अधिकार छीनना चाहता है, वैसे पार्लियामेंट में एक नया बिल लेके आया, वन नेशन वन इलेक्शन। हम लोग उसको पास नहीं होने देंगे, क्योंकि वो होगा तो आपका अधिकार ही नहीं रहेगा। एसटी भाइयों को, माओ को पता नहीं है कि बीजेपी जब 400 पार का नारा लगा रहा था तो सब ये सोचते थे कि अगर 400 पार करेंगे तो संविधान बदल देंगे। 240 पे ये लोग संविधान बदल रहे। तो अब सोचिए अगर 400 पार होता तो ये लोग क्या करते। अभी 3 महीने पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आया है, आप सबने देखा है। संविधान को बदलने का बिल लेके आया है अभी 3 महीना पहले। तो यही बीजेपी अगर 400 पे होता, आपका हर अधिकार आपसे छीन लिया गया था। भाई आप मेरे को बताइए, मुझे हो सकता है कोई पार्टी अच्छा लगे, बुरा लगे, आपका अधिकार आपसे कोई छीन सकता है क्या? आप बताइए, एसआईआर का नाम पे बुजुर्गों को जिस तरीके से हैरान किया जा रहा है, 80 साल, 85 साल, 90 साल, कोई 75 साल, इसका जवाब अलीपुरद्वार नहीं देगा क्या? नहीं देगा, नहीं देगा। एसआईआर तो हर जगह हुआ है, हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ है? कहीं भी आपने देखा है ऐसे लोगों को टॉर्चर करते हुए? खाली बंगाल में किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग बीजेपी को वोट नहीं दिया है। भाई अगर हम लोग जिद्दी स्वभाव के लोग हैं, मुझे पता नहीं आप लोग कितना जिद रखते हैं, बीजेपी का जितना जिद है उसका 10 गुना जिद तो मेरा है। और ये जिद के आगे ही बीजेपी झुकता है और डरता है। तो वो अगर सोचता है कि भाई आपका पानी रोक के, आपका आवास रोक के, आपका पैसा रोक के, आपका वोटाधिकार छीन के आपको सबक सिखाएंगे, तो आने वाला दिन एक बार फिर से लाइन में खड़ा होकर ईवीएम का बटन दबा के उनको सबक सिखाने का समय अब आ गया है। बंगाल में 7 करोड़ वोटर में वो कहते हैं कि 1.5 करोड़ वोटर है जो अनमैप्ड है। हमने चुनाव आयोग का ऑफिस में गए, दिल्ली में हम उनसे मिले, हम उनको बोले कि आप ये लिस्ट जरा, सूची जो है वो पब्लिश करिए, सार्वजनिक करिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि भाई कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। मान लीजिए आपका बूथ में अगर ऐसे 20 लोग हैं जिसका नाम में कोई गड़बड़ है, तो उसका सूची निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? निकलना चाहिए। तो बीजेपी का दम क्यों नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का दम क्यों नहीं हो रहा है सूची सार्वजनिक करने का? क्योंकि ये लोग जिसका अधिकार है बिन बताए उसका अधिकार छीनना चाहता है। हम लोग नहीं देंगे। ये अधिकार हम लोग को बाबा साहेब अंबेडकर ने दिया है, मोदी जी, अमित शाह ने नहीं दिया है। देश का संविधान दिया है। ये संविधान को जो लोग बदलना चाहते हैं, संविधान के ऊपर वार करके संविधान को मिटाना चाहते हैं, वो खुद ही देश से मिट जाएंगे, वो खुद ही चूर चूर हो जाएंगे। और जो लोग बीजेपी के नाम पे, बीजेपी का कहने पे आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, खास करके वैनिश कुमार कौन है पता है? जिंदा लोगों को भूत बना देते हैं। इससे बड़ा जादूगर मैंने आज तक पूरे देश में नहीं देखा। पीसी सरकार से भी बड़ा जादूगर। भाई जिंदा लोगों को भूत बना दिया। कल आपने देखा, मैंने अपना स्टेज पे चलवाया, कह रहा ये लोग मर गए। हुगली में, डांकुनी में हमारा पार्टी का एक काउंसिलर है, उसको दिखा दिया है डेड। वो आराम से घूम रहा है, बैठ रहा है, काम कर रहा है, उसको दिखा दिया है डेड, मर गया है। ये वैनिश कुमार का जादू है।
भाई एक जादू अगर वैनिश कुमार दिखाए तो एक जादू आपको भी दिखाना पड़ेगा। क्या जादू दिखाएंगे? नहीं, जब बीजेपी के लोग आपके घर पे जाएंगे तो उनको बोलना कि दादा वोट तो इस बार आप ही को देंगे। बोलेंगे? बोलेंगे? बोलना वोट आप ही को देंगे, आप निश्चित रहो, एकदम बेफिक्र रहो, वोट आपको देंगे। और जिस दिन चुनाव देने का, मतदान करने का दिन होगा, उस दिन लाइन में खड़ा होकर जोड़ा फूल को वोट देना है। तो उनको लगेगा भाई क्या मैजिक हो गया, सब तो बोला था कि कमल पे वोट देंगे, जोड़ा फूल में कैसे वोट हो गया। भाई ज्ञानेश कुमार अगर मैजिक दिखा सकता है तो अलीपुर द्वार के लोग भी मैजिक दिखा सकता है, और यही मैजिक हमको करके दिखाना है। रास्ते में चलते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल देखे है ना, देखे भाई 3 लाइट होता है, एक होता है लाल, एक होता है ऑरेंज, और एक होता है हरा। लाल का मतलब क्या है? रुकना, कि एक बार लाल आता है तो रुक जाओ। ऑरेंज का मतलब क्या होता है? क्या? तैयार हो जाओ या धीरे जाओ। और हरा का मतलब क्या होता है? दौड़ो। दौड़ो। तो अलीपुर द्वार हरा होना चाहिए, तभी अलीपुर द्वार दौड़ेगा। हरा करना पड़ेगा, ये आप सबका जिम्मेदारी है। अगर हरा करने के बाद भी काम नहीं बना तो फिर आपको 3 साल बाद मौका मिलेगा। भाई आप अपना वोटाधिकार, आप अपना वोट का हक देके जिसको मन चाहे उसको चुनना, कोई रोक टोक नहीं है। आपने बीजेपी को इतना बड़ा मौका दिया, मैं ये आपको कह रहा हूं कि मान लीजिए 2 मॉडल है पूरा स्टेट में, 2 मॉडल है, एक है बीजेपी का मॉडल, एक है तृणमूल का मॉडल। ये 2 ही तो मॉडल है। अब 2 मॉडल में देखिए बीजेपी क्या कह रहा है। बीजेपी कह रहा है हमें वोट दो या तो हम पैसे रोक देंगे। तो आपको तय करना है कि आप झुकना चाहते हैं या सबक सिखाना चाहते हैं। जो लोग झुकना चाहते हैं वो बीजेपी को वोट दे, और जो लोग सबक सिखाना चाहता है वो लोग को तृणमूल को जिताना पड़ेगा बीजेपी को सबक सिखाने के लिए। और तृणमूल का मॉडल है कि आप हमें नहीं भी जिताएंगे तो सरकार को जो काम करना चाहिए सरकार वो करती रहेगी, चाहे वो पानी हो, चाहे वो रास्ता हो, चाहे वो आपका आवास हो, चाहे वो अस्पताल हो, कुछ भी हो। सरकार का जो काम है, सरकार की तरफ से जितने भी स्कीम थे, चाहे वो लक्ष्मी भंडार हो, कन्याश्री हो, स्वास्थ्य साथी हो, बीजेपी के लोग कहते हैं ममता जी की सरकार हमें यहां पे आयुष्मान भारत शुरू करने नहीं दिया। आप लोगों को पता है आयुष्मान भारत शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी को पता है? आपके घर में अगर एक टीवी होगा तो आपको आयुष्मान भारत नहीं मिलेगा। अगर ममता जी का सरकार चाहता है कि मैं आयुष्मान भारत शुरू करूं तब स्वास्थ्य साथी को बंद करना पड़ेगा। लेकिन आयुष्मान भारत उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका घर में टीवी नहीं है, जिनका घर में रेडियो नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, बाइक नहीं है, लैंडलाइन नहीं है, पक्का दीवार नहीं है, उनको आयुष्मान भारत मिलेगा। और हमारा स्वास्थ्य साथी, चाहे आपका घर में रेडियो हो, टीवी हो, हाथ में फोन हो ना हो, घर में लैंडलाइन हो ना हो, घर में फ्रिज हो ना हो, बंगाल के 10 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य साथी नो क्वेश्चन आस्क सबको मिलता है। आप बताइए क्या चाहिए? स्वास्थ्य साथी चाहिए कि आयुष्मान भारत चाहिए? जरा उनको बोलिए कि आप पूरा रूल बदल दीजिए, आप यूनिवर्सल कर दीजिए कि घर में फ्रिज हो, स्मार्टफोन हो, रेडियो हो, टीवी हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, सबको आयुष्मान भारत मिलेगा। हो तो भी मिलेगा, नहीं हो तो भी मिलेगा। हम कल से शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप आयुष्मान भारत शुरू करते हैं तो 10 करोड़ में 9 करोड़ लोगों को नहीं मिलेगा, खाली 90 लाख लोगों को आयुष्मान भारत मिलेगा। आपको मंजूर है? मंजूर है? यह बीजेपी का जुमला है। इसीलिए इस बार सबक सिखाने का चुनाव है। हर चुनाव आता है
जहां पे लोग वोट देके चुनता है। मैं कह रहा हूं इस बार वोट देके चुनने का चुनाव तो है ही, उसके साथ बीजेपी को सबक सिखाने का चुनाव है। सबक कैसे सिखाएंगे आप? भाई तृणमूल को हर बूथ से 10 वोट, 20 वोट, 50 वोट से जिता के नहीं होगा। जो अलीपुरद्वार में इतना दिन से बीजेपी है, एक भी बूथ में वो दिखना नहीं चाहिए। हर बूथ से जोड़ा फूल ऐसे खिलेगा, ऐसे खिलेगा कि जिस दिन बूथ से नतीजा आएगा, पोलिंग स्टेशन के बाहर, काउंटिंग सेंटर के बाहर बैलेट बॉक्स खुलेगा, तो ये हैरान रह जाएंगे कि अलीपुरद्वार में हुआ क्या। ऐसे जवाब देना है, वोट टू प्रोटेस्ट। आप जवाब ऐसे देंगे कि इनको साफ कर दीजिए, उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तभी ये सबक सीखेंगे। 11 साल से एक सरकार सत्ते में है, 11 साल। जब मर्जी ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, अपना ये कागज दिखाओ, अपना वो कागज दिखाओ। बीजेपी का कोई नेता खड़ा हुआ है क्या लाइन में कागज लेके? अलीपुरद्वार को ये जवाब देना पड़ेगा कि हम लोग कागज देखने वाले हैं, दिखाने वाला नहीं है। भाई जो मन करे, जब मन करे, आपको कतार में खड़ा कर दे। आप सोचिए, ये पॉलिटिकल पार्टी जो अभी ऑपोजिशन में है बंगाल में, 70 एमएलए के साथ कोई चिकन रोल बेच रहा है तो उसको मार रहा है, कोई चिकन पैटीज बेच रहा है तो उसको मार रहा है। यहां पे कितने लोग वेज खाते हैं? जरा हाथ उठाइए। नहीं, बेची तक उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उठाइए। कितने लोग वेज खाते हैं? हाथ उठाइए, सब बेफिक्र उठाइए। उधर कितने लोग वेज खाते हैं? भाई कितने लोग नॉन वेज खाते हैं? जरा हाथ उठाइए। कितने लोग नॉन वेज खाते हैं? प्रधानमंत्री बोल रहा है मछली खा रहे तो उसको मॉक कर रहे। देश का प्रधानमंत्री कोई चिकन पैटीज बेच रहा है तो उसको मार रहा है। और कहां मार रहा है? जहां पे गीता पाठ हो रहा है वहां पे मार रहा है। मैं हिंदू हूं, मेरा धर्म कभी किसी के ऊपर आक्रमण करना नहीं सिखाता है। मुसलमान धर्म कभी किसी के ऊपर आक्रमण करना नहीं सिखाता है। क्रिश्चियन धर्म कभी किसी को गाली देना, किसी को आक्रमण करना नहीं सिखाता है। और सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। उससे बड़ा धर्म क्या है? ह्यूमैनिटी से बड़ा धर्म, इंसानियत से बड़ा धर्म क्या है? जहां पे गीता पढ़ा जा रहा है वहां पे बीजेपी के लोग मार रहे हैं। ऑपोजिशन में रह के बोल रहे हैं चिकन पैटीज नहीं बेच सकता है। आप सोचिए, ये लोग अगर सत्ता में आएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? भाई हम वोट दे रहे हैं ना। बीजेपी आपसे आपका वोट नहीं मांग रहा है। बीजेपी कह रहा है वोट भी दो और फिर हम जो कहेंगे उसको करो। हम कहेंगे आप क्या खाओगे तो आप वही खाओगे। हम कहेंगे आप क्या पहनोगे तो आप वही पहनोगे। हम कहेंगे आप किस रास्ते से चलोगे तो आप उसी रास्ते से चलोगे। हम कहेंगे आप कौन सा कपड़ा पहनोगे, किससे बात करोगे तो आप उसी से बात करोगे और उसी ढंग का कपड़ा पहनोगे। ये लोकतंत्र है क्या? आप बताइए, ऐसी पार्टी को इतना सा जगह इस मिट्टी में मिलना चाहिए? मिलना चाहिए? किस मुंह से आता है ये वोट मांगने? बीजेपी के लोग जब आपके पास आए कि भाई मोदी जी का हाथ सख्त करिए, मोदी जी को जिताइए, पहले बोलिए उनको 11 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके आओ। बोलो तृणमूल कांग्रेस रिपोर्ट कार्ड लेके आए, तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड कहां है? पहले रिपोर्ट कार्ड लाओ फिर वोट मांगो। हम उन्नयन ने पांचाली करके घर घर रिपोर्ट कार्ड दिया है कि तृणमूल ने 15 साल में क्या किया है। पिछला बार जब चुनाव हुआ था 10 साल का रिपोर्ट कार्ड घर घर पहुंचाया गया था। इस बार भी 15 साल का सरकार का काम और सरकार का जितना भी लोगों को सुविधा मिला है सारा सूची बना के घर घर दिया जा रहा है। बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड कहां है? आप बताओ, बीजेपी को रिपोर्ट कार्ड लेके आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड कहां है? जो बीजेपी ने हमारे आवास का पैसा रोक के रखा,
जिस बीजेपी ने हमारा 100 दिन का मनरेगा का काम में एक पैसा नहीं देने दिया, जिस बीजेपी ने रास्ते का पैसा रोक के रखा, ग्राम सड़क योजना का पैसा रोक के रखा, आवास का पैसा रोक के रखा, सर्वशिक्षा मिशन का पैसा रोक के रखा, जल जीवन मिशन का पैसा रोक के रखा, जो पानी तक नहीं छोड़ते उसको राजनीति करने का अधिकार है। अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा है 2 दिन पहले, कभी सुना है पानी पी के लोग मर जा रहे? डबल इंजन सरकार, पानी पी के लोग मर जा रहे। ये डबल इंजन सरकार का नमूना है भाई। पानी पी के लोग मर जा रहे। सोचिए, कुछ भला बुरा खा लिया उससे मौत हो गया तो सुने, कभी सुने पानी पी के मौत हो गया? भाई जो सरकार आपको क्लीन हवा नहीं दे सकता, पीने का पानी नहीं दे सकता, वो आपको सर के ऊपर छत देगा क्या? वो आपको जमीन का पट्टा देगा क्या? वो आपका वेज बढ़ाएगा क्या? पानी जो नहीं दे सकता वो करेगा। अब हर जगह देखिए, जो बंगाल से जा रहा है सबको टॉर्चर किया जा रहा है। पिछले 8 महीनों में ऐसे 1200 से 1400 केसेस आए हमारे पास। किसी का घर मेदिनीपुर में है, किसी का कुछ बिहार में है, किसी का जलपाईगुड़ी में है, किसी का दिनाजपुर में है, किसी का मालदा में है, किसी का मुर्शिदाबाद में है। उनका क्या गलती है? वो बंगाल से है। वो भूल रहे कि ये जो मिट्टी है, बंगाल का मिट्टी, देश का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था उसमें दिशा दिखाया था ये बंगाल। ये बंगाल रुकेगा नहीं, ये बंगाल झुकेगा नहीं। आप जितने ताकत लगा के वार करोगे, बंगाल के लोग उतने मजबूत बनेंगे, लेकिन हम आपके सामने सर नहीं झुकाएंगे। सर कट जाएंगे, लोग मिट जाएंगे, लेकिन दिल्ली के दरिंदों के सामने हम सर नहीं झुकाएंगे। हम बिकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम गिरेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। हम अगर सर झुकाएंगे तो हमारे जो मां है, बाप है, परिवार के बुजुर्ग लोग हैं, समाज के बुजुर्ग लोग हैं, उनके सामने सर झुकाएंगे। हम चर्च में झुकाएंगे, मंदिर में झुकाएंगे, मस्जिद में झुकाएंगे, गुरुद्वारा में झुकाएंगे, लेकिन दिल्ली के दरिंदों के आगे हम सर नहीं झुकाएंगे। इसीलिए ये कैंपेन कि चाहे जितना ताकत है आपको लगा लो, चाहे आप ईडी लगाओ, चाहे आप सीबीआई लगाओ, चाहे आप सीआरपीएफ लगाओ, चाहे आप मीडिया लगाओ, चाहे आप पैरामिलिट्री फोर्स लगाओ, चाहे आप जुडिशियरी लगाओ, चाहे आप इनकम टैक्स लगाओ, जितना जोड़ है, ताकत है, लगा लो। जितना वार करोगे जीतेगा तो बंगाली। যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা। কিন্তু এবার বাংলার জয়ে আলিপুরদুয়ারকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী করার লক্ষ্যে আলিপুরদুয়ারকে 5-এ 5 করতে হবে। এই আলিপুরদুয়ার সাব ডিভিশন ছিল মামাটি মানুষের সরকার জেলা করেছে। আলিপুরদুয়ারের প্রতিদানের সময় 2026-এর বিধানসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনে যারা বিভাজনের রাজনীতি করে, বৈষম্যের রাজনীতি করে, বিচ্ছিন্নতাবাদের রাজনীতি করে বাংলাকে ভাতে মারার চক্রান্ত করেছিল, যারা বাংলার লক্ষ লক্ষ ভোটারকে আনম্যাপ করে তাদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছে, সেই বাংলা বিরোধী, আলিপুরদুয়ার বিরোধী বিজেপিকে আলিপুরদুয়ারের ম্যাপ থেকে বিদায় দিয়ে আনম্যাপ করে পাঠিয়ে দিতে হবে দিল্লিতে। এবং এটা সম্ভব করে দেখাতে হবে। বাংলাকে জেতাতে হবে। তৃণমূল থাকলে বিরোধীরা কুপোকাত, আর বাংলার 10 কোটি মানুষ পাবে দুমুঠো ভাত। আর বিজেপি থাকলে ধর্মে ধর্মে আঘাত আর প্রতিদিন ভাইয়ে ভাইয়ে সংঘাত। বিজেপি থাকলে মোদিজির দুয়ারে ভাষণ
আর তৃণমূল থাকলে দিদির দুয়ারে রেশন। কি চান আলিপুর দুয়ারের মানুষকে বেছে নিতে হবে। আমরা গত বছর 12 লক্ষ মানুষকে আবাসের টাকা তুলে দিয়েছি। 12 লক্ষ প্রকৃত প্রাপক, যাদের 2019-20 সালে আবাস প্লাসে নাম ছিল। আমরা গত 1 মাস আগে আমাদের নেত্রী বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কৃষ্ণনগর থেকে বাংলা জুড়ে 20,000 কিলোমিটার পাকা রাস্তা নির্মাণ, মনোন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণের কথা ঘোষণা করেছে। 8,000 কোটি টাকা খরচা করে শুরু হয়েছে পথশ্রী রাস্তাশ্রী 4। তার মধ্যে খালি আলিপুরদুয়ার জেলায় চা বাগান এলাকায় 60 কোটি টাকার উপর রাস্তার কাজ রাজ্য সরকার নিজে হাতে করছে, যেখানে 60% টাকা দেওয়ার কথা কেন্দ্রর, 40% দেওয়ার কথা রাজ্যর, 100% টাকা দিচ্ছে মামাটি মানুষের সরকার। আপনারা জানলে খুশি হবেন যে আমাদের নেত্রী গতবার বাজেটে বলেছে যে আমরা আরো 15-16 লক্ষ লোককে বাড়ির টাকা দেবো। এই বাড়ির টাকায় 60% দেওয়ার কথা মোদী সরকারের, তারা দিচ্ছে না কেন? বাংলায় বিজেপি জেতেনি। বাংলা থেকে টাকা নিয়ে গিয়ে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, গুজরাটে খরচা করছে, আর রোজ একটা করে ব্রিজ বিহারে ভাঙছে, মহারাষ্ট্রে ভাঙছে, গুজরাটে ভাঙছে। আপনি মাথা খাটিয়ে দেখুন, গত 10 বছরে কোথাও বিজেপির পার্টি অফিস ভাঙতে দেখেছেন? কোথাও বিজেপির অফিসের একটা বিল্ডিং ভেঙে পড়তে দেখেছেন? দেখেননি। কিন্তু ব্রিজ ভাঙছে, রাস্তা ভাঙছে, বিমান দুর্ঘটনা হচ্ছে, রেল দুর্ঘটনা হচ্ছে, শয়ে শয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে, কিন্তু বিজেপির কোনো হেলদোল নেই। তার কারণ এদের কিচ্ছু যায় আসে না, এদের কাছে মানুষের প্রাণের কোনো মূল্য নেই। আমরা জিতি হারি আলিপুর দুয়ারে, প্রত্যেকটা প্রাণ আমাদের কাছে মণিমুক্তর মতো। আলিপুর দুয়ারকে এবার কথা দিতে হবে। যদিও আমি ধন্যবাদ জানাই, তার কারণ চা বাগান এলাকায় যে 400-450 বুথ রয়েছে, 50%-এর উপর তৃণমূল কংগ্রেস এবার জিতেছে। আমি আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানাই, ধন্যবাদ জানাই, অভিনন্দন জানাই, আমার প্রণাম জানাই। কিন্তু 50%টা এবার 100% করতে হবে। 450-এর উপর যে বুথ রয়েছে, প্রত্যেকটা বুথ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে জেতাতে হবে। তবেই বিজেপিকে শিক্ষা দিতে পারবেন, তবেই এরা শিক্ষা পাবে। একটা বুথ ছাড়লে চলবে না, তবেই এরা বুঝতে পারবে যে বাংলার মানুষের যদি টাকা বন্ধ করি, বাংলার মানুষ যদি গর্জে ওঠে, তাহলে আমাদের বিপদ রয়েছে। আপনি যদি প্রতিঘাত না করেন, তাহলে আগামী দিন, এখন আপনার ভোটাধিকার কাটছে, কালকে আপনি বাড়ি থেকে যাতে বেরোতে না পারেন, তার ব্যবস্থা বিজেপি করবে। এরা এই লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করতে চেয়েছিল কুচবিহারে। দীপা চক্রবর্তী বলে এদের একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট 2024-এর নির্বাচনের প্রাক্কালে ভাষণ দিয়ে বলেছিল লক্ষ্মীর ভান্ডার বিজেপি এলে বন্ধ করে দেবে। আজও বিজেপি তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। আপনি দেখুন, বিহারের নির্বাচন হয়েছে, 1.5 মাস আগে রেজাল্ট বেরিয়েছে, বলেছিল বিজেপি সরকার এলে সবাইকে 2 লক্ষ টাকা করে লোন দেওয়া হবে, মহিলাদের 10,000 টাকা দিয়েছে। নির্বাচন শেষ, টাটা বাই বাই। মহারাষ্ট্রে বলেছিল লক্ষ্মীর ভান্ডার সবাইকে দেবে, খালি ভেরিফিকেশনের নাম করে নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছে, বিজেপি জিতেছে, আর ভেরিফিকেশনের নাম করে 70 লক্ষ মহিলাকে তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে, তারা টাকা পায় না। আর আমাদের সরকার নো কোয়েশ্চেন আস্কড, কোনো এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া ছাড়া বাংলার প্রতিটি মায়েদের, প্রতিটি বোনেদের লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা দিচ্ছে। 2,32,00,000 মায়েদের বোনেদের টাকা দিচ্ছে সরাসরি ডাইরেক্ট ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে। আমি আজকে এসছি শুধুমাত্র আপনাদের সাথে একতরফাভাবে আমি বলে চলে যাব তা নয়।
আমি আমার কথা বললাম। আমি এবার যদি আপনাদের কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা সেটা করবেন, আপনাদের কথা শুনব এবং আমার যতটুকু সীমাবদ্ধ সামর্থ্য, এখতিয়ার, যতটুকু আমার কাজ করার সুযোগ রয়েছে আমি সেগুলো সর্বাঙ্গীনভাবে চেষ্টা করে যাতে আপনাদের সমস্যার সমাধান করতে পারি তার চেষ্টা করব। কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, এখানে কি এগুলো ও আগে থেকে প্রশ্ন চলে এসছে? চলো ফির তুম শুরু করো। हेलो, हमारे बीच माननीय संसद एवं हमारे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के साधारण सचिव श्री अभिषेक बंदोपाध्याय जी उपस्थित हो चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ये कार्यक्रम एक तरफा अनोखा, मैं पहले ही बोला था, एक अनोखा कार्यक्रम है। प्रत्येक जगह हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारे ऊपर से नेता लोग या हमारे जो नेता लोग हैं वो सिर्फ मंच में आगे बोल के जाते हैं, लेकिन पहली बार एक ऐसा सिस्टम आया है जहां प्रश्न, आपका प्रश्न जो हजारों के रूप में आया था, जो हमने यहाँ पे बॉक्स में जो आप लोग डाले थे उसमें से कुछ सिलेक्टेड वहां से चुन के यहाँ पे लाया गया है। उन्हीं सवालों का जो जिनका यहाँ पे पर्ची आया हुआ है मैं बारी बारी से पढ़ूंगा और उनका जो भी यहाँ लिखे हैं उनका परिचय उनका दूंगा और मैं दादा श्री अभिषेक बैनर्जी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि उसका प्रति उत्तर दे। तो मैं दादा शुरू करूं? थैंक यू। बिल्कुल, तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो मैं यहां कुछ पर्ची आए हैं उसमें से मैं एक खोल रहा हूं। किसका प्रश्न है जरा उनका नाम भी बताना जी सर। पता चले। ये प्रश्न रीता तेरवा बहनी ने लिखा है, अलीपुरद्वार विधानसभा कालचिनी ब्लॉक कालचिनी से। तो अगर है तो उनका वो हाथ खड़ा कर दे। प्रश्न मैं ही पूछूंगा आपके माध्यम, आपका बिहाफ में, आपकी ओर से। अच्छा, वो आप है ना, तो उनका, आपका ही क्वेश्चन मैं दादा को पूछ रहा हूं। मेरे पति घर के इकलौते कमाने वाले हैं, वे दुबई में मजदूरी करते हैं। इस शहर के समय वो यहां आ नहीं पाए, इसलिए उन्हें अभी हियरिंग के लिए बुलाया गया है। अभी ना तो उनको कंपनी से छुट्टी मिल सकती है और ना ही भारत लौटने में उसके पास इतना पैसा है। यहां बीएलओ बोल रहा है अगर आप नहीं आते हैं, यानी कि आपके पिता नहीं आ पाते हैं, तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो हमारा इसमें क्या गलती है? साहब हम गरीब हैं, उनका ये प्रश्न है। पहले तो एक चीज सबको समझना होगा कि ऐसे जोर जबरदस्ती किसी का नाम वोटर लिस्ट से काटा नहीं जा सकता। और कोई अगर यहाँ रहता नहीं है और बाहर रहता है और काम के सिलसिले में वो आ नहीं पाएंगे क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिलेगा, आने जाने का जो खर्चा लगेगा वो अलग से देना पड़ेगा, वो कंपनी के लोग देंगे नहीं। तो पहला चीज़ जो समझना है कि अगर मेरे इलेक्टोरल रोल में नाम है तो जोर ज़बरदस्ती चुनाव आयोग वो नाम काट नहीं सकता है। उसके साथ साथ आप अगर बाहर रहते हैं तो एक, जैसे न्यू वोटर के केस में फॉर्म 6 फिल करना पड़ता है, तो उसी हिसाब से आप अगर बाहर हो जहाँ पे आपके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट है और आप बाहर वीज़ा लेके वर्क वीज़ा में काम कर रहे हैं या बाहर किसी सिलसिले में गए हुए हैं, मान लीजिए जो पढ़ने गए हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है, आप वो पासपोर्ट का कॉपी और वीज़ा के साथ कॉन्सुलेट में अटेस्ट करके फॉर्म 6A फिल कीजिए और वो आप सीधा यहाँ पे भेजिए बाय मेल, ठीक है। और उसका फोटोकॉपी आप ज़रूरत पड़े तो अलग से
आप इलेक्शन कमीशन को देंगे, बीएलओ को देंगे, ईआरओ को देंगे और डीईओ को देंगे। कोई भी ऐसा ताकत नहीं है जो जोर जबरदस्ती आपका नाम काट दे। अगर कोई बीएलओ ने बोला है कि नहीं आएगा तो नाम काट दिया जाएगा, आप एक कंप्लेन करिए ईआरओ को बीएलओ का नाम पे। ऐसे बोल नहीं सकते, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर वो आ नहीं पाएंगे तो पासपोर्ट के साथ फॉर्म 6A फिल करके वीजा के साथ अटेस्ट करके कॉन्सुलेट का स्टैंप लगा के भेज दीजिए, नाम होगा, फिर वो आके वोट भी देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो हमारे वहां पे जो कैंप बैठा है, हर बूथ हर जीपी में हमारे कैंप है। अगर शहर इलाका है तो हर वार्ड में तृणमूल के कैंप है, वहां पे जाके भी एक कॉपी जमा दीजिए ताकि हम लोग भी अपने हिसाब से उसको फॉलो अप कर पाए। चिंता करने का कोई बात नहीं है। दूसरा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आया है सुरेश तुरी, मधु टी स्टेट से, अलीपुरद्वार जिला, कालचिनी विधानसभा। उनका कहना है 1995 से मैं मधु चाय बागान में काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे अभी भी जमीन का पट्टा नहीं मिला है। कंपनी मालिक तो पुराने घरों को भी मरम्मत नहीं करते और नए घर भी नहीं देते। कहने का दादा वो मधु चाय बागान में पिछले लंबे समय से रह रहे हैं। सुरेश तुरी जी, तो उन्हें कंपनी द्वारा एनओसी भी नहीं मिला है, जमीन का पट्टा भी नहीं मिला है और कंपनी उन्हें घर भी नहीं दे रही। देखिए, जमीन का पट्टा का जो इशू है, देख लिया दादा, देख लिया, जमीन का पट्टा का जो इशू है ये मैं मानता हूं कि बहुत सेंसिटिव इशू है और हम चाहते हैं कि जितने लोगों को हम जमीन का पट्टा दे पाए। ये सरकार के तरफ से मुख्यमंत्री ने भी बोला है। पहले के जमाने में जब सीपीएम था, एक दीवार इधर उधर करने में भी 10 एनओसी चाहिए होता था। अभी कहीं कहीं जगह पे लैंड के केस में कुछ नो ऑब्जेक्शंस वगैरह, अगर प्राइवेट लैंड है तो मैनेजमेंट से क्लियरेंस वगैरह, ये सब बहुत सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है जो करते करते थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन आपने अगर इतना दिन सब्र किया है तो थोड़ा दिन सब्र और रखिए। अगर सरकार की तरफ से आपको बोला गया है तो हो सकता है कि थोड़ा देर हो, लेकिन जरूर आपको मिलेगा। और जिसका भी जेन्युइन इशू होगा कि भाई मैं जहां पे रह रहा हूं, मैनेजमेंट मुझे थोड़ा अपना अगर जगह ठीक ठाक करने नहीं दे रहा है, तो मैं तृणमूल ट्रेड यूनियन के सभी लोगों को अनुरोध करूंगा कि इसको स्ट्रिक्टली आप मैनेजमेंट के साथ उठाइए। जो भी चाय बागान में काम करता है, हर चीज उनका हित में होना चाहिए, उनके विरुद्ध में नहीं होना चाहिए। ये हमारा मांग होना चाहिए और इसको प्राथमिकता देना चाहिए कि अगर कहीं किसी को भी कोई दिक्कत हो रहा है, उनका ताकत तृणमूल ट्रेड यूनियन बने। और हमारा ये दायित्व बनता है, हमारा ये ड्यूटी बनता है कि हम उनके लिए खड़े हो और जहां पे जिसको जो जरूरत है, अपना जितना सामर्थ्य है उतना मदद तो जरूर करनी चाहिए। तो जितने लोग ट्रेड यूनियन के साथ जुड़े हैं, मेरा सबसे निवेदन है, आग्रह है कि कहीं भी किसी को दिक्कत होता है तो उसको लगना चाहिए कि मेरे लिए, मेरा आवाज बनने के लिए तृणमूल ट्रेड यूनियन के लोग मेरे साथ चट्टान की तरह खड़ा है। ये मेरा आग्रह रहेगा। तुम यही रहो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न जयप्रकाश खाखा जी, जयप्रकाश खाखा, सुबह मधु चाय बागान, अलीपुरद्वार, कालचिनी। उनका प्रश्न है, चाय बागान में स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी है। हमारे यहाँ
ना तो एमबीबीएस डॉक्टर है, ना ही अस्पताल भी बंद है। कई तरह की बीमारी होने पर उन्हें पैरासीटामोल जैसे एक दवाई मिलती है, और साधारण बीमारी के लिए हमें कभी 15 किलोमीटर दूर लोथाबाड़ी या 40-50 किलोमीटर दूर अलीपुरद्वार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इसके लिए भी चाय बागान के पास एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है सर। मुझे ये चीज़ पता चला है, और आज नहीं, ये मुझे 2-4 महीने से मेरे पास ये फीडबैक आया। मुझे यहाँ के ज़िला के जो पार्टी के लोग हैं सब ने मुझे फीडबैक दिया, ट्रेड यूनियन की तरफ से भी मेरे पास फीडबैक आया। और 2022 में जब मैं आया था, मैंने बोला था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी हेल्थ सेंटर हम बना सके हम बनाएंगे। हमने 54 प्राइमरी हेल्थ सेंटर के, आप बैठ जाओ, 54 प्राइमरी हेल्थ सेंटर के वादे किए थे। उसमें से 14 ऐसा हेल्थ सेंटर है जो ऑपरेशनल है, लेकिन डॉक्टर्स का या नर्सेस का कमी एक जगह से, मतलब ये हर जगह का प्रॉब्लम है, क्योंकि डॉक्टर तो आप किसी को भी लगा नहीं सकते हैं। तो डॉक्टर्स का कमी ऐसे ही स्टेट में है, लेकिन स्टेट कोशिश कर रहा है। और इसको लेके मेरा मुख्यमंत्री से भी बात हुआ है। उन्होंने भी अपने ऑफिसर्स को, डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शन दिया है कि जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो पाए, ये सारे जो पीएचसीज बने हैं एम्बुलेंस के साथ, ये पूरा फुल एंड फ्लेजेड फंक्शनल हो, और हर पीएचसी में डॉक्टर से लेके, नर्स से लेके, जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज रहना चाहिए, 10-10 बेड के साथ, जितना से जितना जल्दी ये हो पाए। और आज जाने के बाद फिर मैं इसको टेकअप करूंगा। आपने ये सवाल पूछ के अच्छा किया। मैं यहां से जाने के बाद इसको फिर से एक बार टेकअप करूंगा। मैंने पहले ही कहा कि हमने अगर आपसे कुछ वादा किया, हो सकता है उसको निभाने में थोड़ा सा समय लगे, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल टाइम लगे, लेकिन उसको निभाएंगे जरूर। देर हो सकता है, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम झूठे वादे नहीं करेंगे। देखिए, ये जितने भी चाय बागान है, खास करके जो आप देखोगे सेंट्रल का पीएसयूज के अधीन है, जैसे एंड्यूल के जो चाय बागान है, वहां पे केंद्र को बनाने चाहिए। जो प्राइवेट मैनेजमेंट रन कर रहे हैं, वहां पे प्राइवेट होना चाहिए। लेकिन आपने स्टेट को बोला, आपका उम्मीद दीदी से है, तृणमूल से है, मामाटी मनुष्य का सरकार से है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द करके, जहां जहां पे डॉक्टर्स और नर्सेस की शॉर्टेज है, उसको इमीडिएटली एड्रेस करके जितना जल्द हो पाए हम लोग इसको टेकअप करके इसका समाधान करेंगे। आप बेफिक्र रहो। दादा, अगला क्वेश्चन है राजेश उरांव, कुमारग्राम, अलीपुरद्वार जिला, विधानसभा भी कुमारग्राम है। उनका सवाल है, राजेश उरांव है क्या? अरे सब एक साथ खड़े होंगे तो देख लिया दादा, बैठ जाइए। उनका सवाल है, रोजाना मजदूरी जो है, डेली रेट वेज जो है कई सालों से कम है, हमारी मजदूरी बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है? कहाँ हो दादा आप? आओ इधर आओ। अरे जोरदार ताली। आओ भाई, उनको आने दो। चलो मैं आ जाऊं उधर। हाँ, आइए आइए।
कैसे है? नव वर्ष की शुभकामनाएं। चलिए बताइए क्या दिक्कत है, आप माइक पे बताइए। मेरा यही दिक्कत है जे मैं तो बोलूँगा आज का जो अलीपुर द्वार में आपसे मिलके शुभकामना बोले जे आज नया साल में आपका भी और हमारे यही गर्व है जो मैं आज जे आपके सामने चाय बागान के विषय से लेके दो बात रख सक रहा हूँ। ये मैं भाग्य हूँ, मेरा नसीब जे आपके सामने आए। मैं हर चाय बागान का जो परिस्थिति है आज ये चाय बागान में जो हम लोग का 14 दफा दाबी बोलता है मालिक, जो एग्रीमेंट था आज 14 दफा दाबी हम लोग खाली सुन रहा है। अभी चाय बागान में सिर्फ एक पेमेंट मिल रहा है सर, सूखा 250 रुपया। हम लोग को जो चाय बागान को वर्कर को जो 4 लकड़ी मिलना चाहिए, आज जंगल में लकड़ी वर्कर को जाने के लिए बाधा है डिपार्टमेंट से। लेकिन आज चाय बागान में क्या हो रहा है, वो लकड़ी हमारा 2.5 पिल एक वर्कर को मिलता था, वो लकड़ी में भी वंचित है। उसके बाद में जो कच्चा हाउस, पक्का हाउस तो अभी नहीं दे रहा है, लेकिन अभी लेबर को वो कच्चा हाउस भी नहीं मिल रहा है। कुछ कुछ बागान में साधारण एक पॉलीथीन का यूज कर रहा है, तो लेबर क्या हालत में रह रहा है सर। उसके बाद में जो मेडिकल का है, जो मेडिकल का दिखाता है वर्कर को जो एग्रीमेंट है, वो मेडिकल में भी आज हॉस्पिटल से एक दवा नहीं मिल रहा है। इमरजेंसी अगर टेडबैक इंजेक्शन होता है, किसी को काट जाता है, तो ऐसा हॉस्पिटल में टेडबैक भी इंजेक्शन नहीं मिल रहा है सर, उसको भी खरीद के लेने पड़ता है। और ऐसे ऐसा बागान है जो 40 किलोमीटर 42 किलोमीटर है चाय बागान, एक पहाड़ी इलाका में है सर। वहां भी आज वो इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस जो चाहिए, वो बागान में एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं है। खुद गरीब आदमी वो अपना मुजरी देके या उधार देके एम्बुलेंस की व्यवस्था करके अलीपुर में आ रहा है सर। तो आज हमारा चाय बागान हम लोग को 14 दफा दबी बोलता है, लेकिन अभी तक हम लोग को सब तरफ वंचित है सर। ये आशा है सरकार से, मैं हमारा चाय बागान के जितने भी हमारा जो वंचित होते जा रहा है, दिन दिन में पानी के तरफ से वंचित है ये लेके, और उसके बाद में हमारा जो स्कूल शिक्षा, आप जो बोले थोड़े हमारा कोई बुजुर्ग गाड़ी के लिए, आज एक बुजुर्ग जो आइन का हिसाब से हमारा ट्रैक्टर में पत्ती जाना चाहिए फैक्ट्री में, लेकिन आज हम लोग को एक पशु को गिनती के हिसाब हमारे बच्चों को ट्रैक्टर में स्कूल भेज रहा है, तो हमारा क्या हालत में रख रहा है सर। हम लोग इतना वंचित है। तो मैं आशा है जो आप सरकार से मैं बोल के ये आज खूब नसीब है आपका सामने आके 2-4 बात बोल रखे, इसके लिए मेरे जितना भी आवा हुआ सभी को मैं अपना बात के छोटा कहता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको वो मानता हूँ सर से, आपका सामने आके 2 बात रखा। अगर मेरे गलत नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, पहली बात यह है कि आपका जो भी सवाल है वो एकदम जायज़ है। जो डेली वेज का इनका सवाल जो वीरेंद्र भाई ने इनको स्टेज में बुलाने से पहले आप सबके सामने बोला, वो मैं एकदम सटीक मानता हूँ। ऊपर से जो मेडिकल रिलेटेड दिक्कत बताया, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होता है, लकड़ी नहीं पहुँचता है उसका दिक्कत अलग से होता है, ये सब जेन्युइन प्रॉब्लम है और बहुत लोग ये समस्या से जड़ित है। आप एक चीज जहन में रखें कि आज से 14 साल पहले 2011 में जब हमारा सरकार पहली बार बनी थी, उस टाइम चाय बागान में काम करने वाला एक भाई का वेज होता था 67 रुपया, 67। और बहुत लड़ाई करके, संघर्ष करके, आंदोलन करके, कभी अपना वेज अगर बढ़ता था तो 2 रुपया, 3 रुपया, 2.5 रुपया ऐसे बढ़ता था। पिछले 14 साल में ये 250 रुपया हुआ है बढ़ के। पिछला बार जब मैं आया था तो 232 रुपया था, सीधा 18 रुपया बढ़ा, 250 हुआ। मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, पहले ही बोला है कि हम मर जाएंगे, आपको झूठे वादे नहीं करेंगे।
लेकिन मैं मानता हूं कि 250 रुपए में घर संसार परिवार नहीं चलता है। जिस तरीके से चीजों के रेट बढ़ रहे हैं, चाहे वो चावल हो, चाहे वो आलू हो, सब्जी हो, दाल हो, पहनने के कपड़े हो, चप्पल हो, घर बनाने के सामान हो, बच्चों की पढ़ाई हो, बेसिक जो चीजें हैं वो खरीदने के लिए भी 250 रुपया से घर संसार परिवार नहीं चलता है। तो मैं इतना कर सकता हूं कि आपको यह वादा करके जाऊंगा कि आने वाले 3-4 महीने में जब दीदी का सरकार बनेगा चौथी बार, तो मेरा पहला प्रायोरिटी रहेगा अलीपुरद्वार। और मैं 1 महीना के अंदर यहां फिर से जरूरत पड़े तो आऊंगा, या तो दल के तरफ से सीनियर किसी को भेज के एक ट्राइपार्टाइट मीटिंग, जहां पे सरकार की प्रतिनिधि, जहां पे लेबर यूनियन के लीडरशिप हो और साथ में चाय बागान के मैनेजमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव, तीनों मिलकर ट्राइपार्टाइट मीटिंग होगा। और कम से कम चाय बागान में आपका 250 से 300 रुपया डेली वेज हो, यह मैं सुनिश्चित करूंगा। यह मेरा वादा है आप सबसे। लेकिन उसके पहले जो लोग हमारे घर का पानी, हमारा खाने का चावल और हमारा छत के ऊपर, घर के ऊपर छत का पैसा रोक के रखा है, पहले उनको सबक सिखाना होगा। बाकी जिम्मेदारी मेरा। सरकार बनेगा उसका 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर यहां पे ट्राइपार्टाइट मीटिंग बुलाया जाएगा। प्रकाश है, आईएनटीटीयूसी का स्टेट प्रेसिडेंट ऋतुब्रतो है, मैं दोनों को जिम्मेदारी देके जाता हूं। साथ में गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होंगे जो उस टाइम मिनिस्टर रहेंगे, लेबर मिनिस्टर खुद आएगा और ये मीटिंग करेगा, और 7 दिन के अंदर ये डिसीजन इंप्लीमेंटेड हो और 250 से बढ़ के 300 रुपया हो, वो हम सुनिश्चित करेंगे। ये मेरा वादा है। दादा बहुत शुक्रिया, आपने उठाया, सबके लिए आपने सवाल किया। और जो बस का दिक्कत दादा ने बताया कि एक दीदी ने भी अनाउंस करके गया था बस रूट का, तो मैं पिछला हफ्ता मुझे पता चला कि भाई अभी तक वो बसेस चालू नहीं हुआ है। 11 बस खरीदने का तो ऑर्डर दिया गया था, 6 शायद जलपाईगुड़ी के लिए, 5 अलीपुरद्वार के लिए। आपको ये जान के भी खुशी होगा, आज 3 तारीख है, परसों से बसेस चालू हो जाएंगे। 5 बसेस अलीपुरद्वार में वो चालू हो जाएंगे और जरूरत पड़ेंगे तो उसको आगे बढ़ाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो 54 प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना है, हमारा कोशिश ये भी रहेगा कि आने वाले 2 साल में हर एक क्रेश और हर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऑपरेशनल हो और हर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के साथ डेडिकेटेड एक एम्बुलेंस रहे, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है? नहीं, बहुत खुश रहिए। आपको नए वर्ष का बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छी रहिए और सबको बताइए कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे हाथ में जो भी है हम पूरे कोशिश कर रहे हैं, करते हैं। धन्यवाद। अगला सवाल। दादा अगला सवाल विधानसभा कुमारग्राम से कोहिनूर चाय बागान से आया हुआ है, संगीता उरांव। है क्या संगीता उरांव? अच्छा, संगीता उरांव, ठीक है। आपका जो भी प्रश्न है मैं पूछ रहा हूं आपका प्रश्न को मैं पूछ रहा हूं। उनका प्रश्न है, मेरा देवर की जो पत्नी है, कुछ महीने पहले बच्ची हुई है, उनकी पत्नी हर रोज बच्चे को लेकर चाय बागान में काम करने जाती है। हमारे यहाँ चाय बागान में क्रेज बनने की बात बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन अभी तक बना नहीं है। चाय बागान में सांप, जंगली जानवर और बहुत सारे खतरे बना रहता है और महिलाएं अपने बच्चों को पीठ में लेकर काम करती है। सरकार इस विषय में क्या व्यवस्था ले सकती है?
इसका पहले वाला जो प्रश्न था उसी का अंत में मैंने बताया, ये संगीता जी का प्रश्न है, तो मैंने उसमें बताया कि जितना भी पीएचसीज और क्रैश है जो गवर्नमेंट के तरफ से पिछले 2 साल में बनाया गया है, ये सारे क्रैशेस और पीएचसीज को आने वाला 2 साल में हम फुल्ली फंक्शनल बनाएंगे। और सरकार इसके लिए बच्चों को रहने में कोई तकलीफ ना हो, स्टेट की तरफ से अलग महीने में 1 लाख रुपया का असिस्टेंस भी दिया जा रहा है। ये जो 90-95 क्रैशेस बनने थे उसमें से शायद कितना 30 या 35 वीरेंद्र, अभी कितना क्रैशेस ऑपरेशनल है यहाँ पे? 34 क्रैशेस ऑपरेशनल है। और बाकी सबको मतलब जो बन गया है वहां पे आपको नर्सेस चाहिए, लोग चाहिए जो बच्चों को देख के रखे, सब कुछ फुल्ली ऑपरेशनल। हम लोग जितना जल्द, 2 साल मैक्सिमम लिमिट में मांग रहा हूं, हो सकता है 6 महीना में ये हो जाए। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे और बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, ये मैं पूरा सहमत हूं आपसे। और मैं बहुत सहानुभूति से ये समझता हूं कि जब कोई चाय बागान में काम करने जाता है तो छोटा बच्चे को कंधे में ले जाना और साथ में चाय की पत्ती उठाना, दोनों एक साथ कितना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए 2022 में जब मैं माल बाजार में आया था तब मैं आप ही लोगों का सलाह लेकर ये अनाउंस करके गया था कि हमारे सरकार इस लक्ष्य में काम करेगा। तो इस पे भी मैं ऑलरेडी लेबर मिनिस्टर से बात किया हूं, जरूरत पड़े तो 1 हफ्ते में मैं उनको एक बार अलीपुरद्वार भेजूंगा, मेरा पार्टी का कोलीग है, मैं उनको भेजूंगा। यहाँ पे जो भी दिक्कत होगा पार्टी के लोग, यूनियन के लोग, लेबर मिनिस्टर के साथ बैठ के इसको जितना जल्दी एड्रेस कर सकता है करिए। और साथ में मैं कलकत्ता वापस जाके इसको तुरंत उठाऊंगा और जितना जल्द इसका समाधान हो पाएगा मैं अपने हिसाब से पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है संगीता जी? हाँ बोलून। আমি দেখে নেব। और है क्या? दादा है। अगला सवाल कुमारग्राम के रायडक से आया हुआ है, सलातुन निसा है क्या? है, वो उपस्थित है? चलो अब सवाल बोल दो। ठीक है, उनका जो प्रश्न है, उनका प्रश्न था दादा, मैं चाय बागान की एक श्रमिक हूं, पीएफ हमारे लिए एक फिक्स डिपॉजिट है। चाय बागान के मालिक हमारा पीएफ काट तो लेते हैं पर जमा नहीं करते। वेतन से हमारा सिर्फ खाना पीना चलता है। रिटायरमेंट के बाद वो जो पीएफ का पैसा आता है उस पैसे से बच्चों की शादी, हमारा घर बनाना, ये सब हम लोग चलाते हैं। लेकिन यहाँ मालिक पीएफ काट रहा है लेकिन जमा नहीं कर रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है इस विषय पर? किसका प्रश्न है ये? नाम क्या है भाई साहब का? कहाँ है आप? अच्छा ठीक है, देख लिया दीदी, बैठी। आपका जो सवाल है मैं मानता हूं कि इसको गंभीरता से विचार करना चाहिए। पहले तो आप ये समझिए कि पीएफ आपका हक है, अधिकार है। आप पे ऊपर कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है, आपका पीएफ जमा करके ये आपका अधिकार है। देश का जो कानून है उसके हिसाब से ये जमा करना पड़ेगा और ये आप ही का है। अब पीएफ रिलेटेड जो भी समस्या है, मुझे पता है पीएफ बहुत बड़ा इशू है क्योंकि फ्यूचर का सब कुछ इस पीएफ पे ही डिपेंड करता है, चाहे बच्चों का एजुकेशन हो, शादी हो, घर ठीक करना हो, बाकी कोई दिक्कत हो, सो हर चीज पीएफ पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको इतना कह सकता हूं कि पिछले दिनों जो भी आंदोलन हुआ है पीएफ को लेके, हमने जलपाईगुड़ी पीएफ ऑफिस तक 2-3 बार कर्मसूची किया, आंदोलन किया, घेराव अभियान हुआ। सरकार के जो चाय बागान है उसका पीएफ तक सरकार जमा नहीं कर रहा है, जो केंद्र सरकार का चाय बागान है। हमने चिट्ठी लिख के जो डिफॉल्टर लिस्ट है उन डिफॉल्टर लिस्ट का सूची मांगा, केंद्र सरकार की तरफ से कोई
जवाब नहीं मिला। मैं अपने जो यहां पे तृणमूल के संगठन के लोग हैं, ट्रेड यूनियन के, उनको अनुरोध करूंगा कि इसको लेके एक फिर से घिराव कर्मसूची हो। जरूरत पड़े तो 20 लोगों का एक डेलीगेशन केंद्र सरकार का जो केंद्र मंत्री है, लेबर मिनिस्टर है, उससे एक मीटिंग मैं शेड्यूल करवाऊंगा। जरूरत पड़ेगा तो मैं फॉलो अप करूंगा। जरूरत पड़ेंगे तो दिल्ली तक हम जाएंगे और आपका अधिकार का पैसा हम छीन के लेके आएंगे, लेकिन आपको जमीन पे उतारना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि हम बैठे रहेंगे और हमारा पैसा आता रहेगा। भाई, जो सरकार में बैठे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है इंसान जिए इंसान मरे। जब तक आप अपने अधिकार को लेके लड़ोगे नहीं, आपका पैसा आप तक नहीं पहुंचेगा। यही मोदी जी का नया भारत है। आपको अपना अधिकार लेकर लड़ना पड़ेगा। जिस मुद्दे पे आप लड़ोगे, सरकार वो काम करेगी। आप अगर तय कर लिया कि मैं अगला चुनाव अपना पीएफ पे दूंगा, मैं अगला चुनाव अपना अधिकार पे दूंगा, या अगला वोट से लेके अगला 5 साल मेरे साथ जो खड़ा रहा, मेरे लिए जो काम किया, मेरे लिए जो लड़ा, मेरे लिए जो दिल्ली तक गया, मेरे लिए जो पीएफ ऑफिस घेराव किया, उसके लिए करूंगा, तो आपको भी जमीन पे उतर के लड़ना पड़ेगा। अगर अलीपुरद्वार के लोग तैयार है कि जमीन पे उतरेंगे, जरूरत पड़ेगा दिल्ली तक जाएंगे, आपका पीएफ आप तक पहुंचाने का जिम्मेदार तृणमूल का है, हमारा सरकार का है। लेकिन लड़ना आपको पड़ेगा। आपके साथ कंधा हम जरूर लगाएंगे। तो पीएफ वाला जो मामला है, यह बहुत जायज मामला है और इसके लिए लगातार आंदोलन हम सबको करना पड़ेगा। जहां पे एंड्यूल का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएसयू है, उसका पीएफ का ड्यू है 10 करोड़ रुपया। आप सोचिए, केंद्र सरकार का कंपनी वो आपको पीएफ नहीं दे रहा है। कैसा जुमलेबाज सरकार है। और इन्हीं लोग को अलीपुरद्वार के लोग वोट देके चुन के भेजे थे, किसी को विधायक, किसी को सांसद। तो इस बार आपको जमीन पे उतर के लड़ना भी है और चुनाव में करारा जवाब दोनों देना है। तो आपका पीएफ का मुद्दा भी होगा और आपको अपना अधिकार भी मिलेगा। हेलो, अगला और अंतिम सवाल है। प्रभात महतो, ये आपका हंटापाड़ा से पूछा है कि हंटापाड़ा चाय बागान में वेतन की समस्या पिछले 6 महीनों से है और पेमेंट अभी भी नहीं मिला है। इस कारण से चाय बागान में अनेकों समस्या हो रही है। इसमें फिर से एक बार, फिर से। हंटापाड़ा चाय बागान में ये जो फोर्टनाइट और मंथली वेज का जो पेमेंट है, वो कई महीनों से है। यहाँ पे उन्हें उल्लेख किया है 6 महीना से है और अभी भी उनको पेमेंट नहीं मिला है। इसके कारण से चाय बागान में अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसके लिए इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस पर ध्यान दें। ये पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा है? एक ऐसा बहुत सारा चाय बागान है जिसमें फोर्टनाइट पेमेंट और मंथली पेमेंट जो है कंपनी बोलती है फिनेंशियल क्राइसिस, जिसके कारण से पैसा एडजस्टमेंट भाई काम किया है तो पैसा देना पड़ेगा। आप लोग जाओ कंपनी से बात करो, एडमिनिस्ट्रेशन से जरूरत पड़ेगा डेपुटेशन दो, इसको टेकअप करो। गरीब आदमी अगर काम किया है उसको अपना पैसा, हक का पैसा तो देना ही पड़ेगा। ये हम लोग को उठाना चाहिए और हम लोग को ये इमीडिएटली जरूरत पड़े कंपनी के खिलाफ आप एक कंप्लेन भी डालो। अगर काम करा है तो पैसा कैसे नहीं देगा, वो उसका हक का पैसा है, देना ही पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी इसको टेकअप करिए और साथ में कंपनी का मैनेजमेंट से अलग से बात करिए कि इन लोग का घर संसार परिवार कैसे चलेगा आप अगर पैसे नहीं देंगे तो ये इमीडिएटली मैं समझता हूँ आपको करना चाहिए। और जितने भी लोग ट्रेड यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं, मेरा सबके साथ, मतलब सबके आगे फिर से आग्रह और विनती है कि जो चाय बागान में काम कर रहे हैं, हमारा हर काम, हर फैसला, हर डिसीजन उनका हित में होना चाहिए। चाहे उसके लिए हमें जिससे लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, लेकिन एक गरीब आदमी काम करेगा, उसको अपना हक का पैसा नहीं मिलेगा, उस कंपनी के पास काम नहीं, पैसा नहीं है बोल के तो काम क्यों करवाया? दो तो एक साथ नहीं हो सकता। तो ये आप एकदम इसको उठाओ और जरूरत पड़े तो मुझे बताना, जरूरत पड़े मैं खुद आऊंगा।
जरूर दादा जरूर। और कंधे से कंधे मिला के लड़ूंगा। दादा ऐसे तो हजारों प्रश्न आए हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों का ही उत्तर अभी दादा के द्वारा यहाँ लाइव में लिए हम लोग, लेकिन बाकी प्रश्नों का इनका जिनका जिनका प्रश्न था वो बाकी प्रश्न हमारे दादा ले जाएंगे और उनका फोन नंबर है, फोन अच्छा, के यहाँ पे द्वारा। एक सवाल मैं देख रहा हूँ, कोई लिखा है आई डिड नॉट गेट मनी फॉर माई मैरिज। कौन है जिसको शादी में पैसा नहीं मिला? आपका नाम है मिक नगाड़िया, नगसिया। मिक नगसिया कहाँ हो? विवेकानंद 2 GP। कहाँ है आपका शादी का पैसा नहीं मिला? किधर? क्या हुआ, शादी का पैसा नहीं मिला? नहीं मिला? अप्लाई किया था? कहां अप्लाई किया था? किधर? बीडीओ ऑफिस? किधर? डीआरएम ऑफिस। डीआरएम ऑफिस में क्यों अप्लाई करेगा? डीएम ऑफिस, डीएम ऑफिस। शादी हो गया आपका? वो एप्लीकेशन का एक फोटो मुझे भेजना, मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपको मिले, ठीक है? और शादी मुबारक हो आपको सबको एक बार फिर से, हैप्पी न्यू ईयर। और सबका आने वाला साल बहुत अच्छा जाए और बंगाल जीते, अलीपुरद्वार जीते, कुमारग्राम जीते, कालचिनी जीते, फलाकाटा जीते, अलीपुरद्वार जीते, हम सब जीते। और जो लोग बंगाल को तड़पाया, बंगाल के ऊपर अत्याचार किया, बंगाल के ऊपर लगातार वार किया, उनको करारा जवाब मिले, यही उम्मीद के साथ आप सबको नमस्कार करते हुए मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बांग्ला। अभिषेक बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। তোমার হাতে সারা বাংলা আছে সুরক্ষিত জানি আজ, তোমার পাশে আছি আমরা সবাই, এগিয়ে চলো যুবরাজ। তুমি মোদের পথের সাথী, চলেছি একই সাথে, তুমি সকল বাংলার আশা, বেঁচে থাকার আশ্বাস। আছো তুমি সবার সাথে, থাকো তুমি সবার পাশে, সেনাপতি তুমি বাংলার যুবরাজ, হাসি মুখে বলিয়া। ও তুমি অভিষেক সাহসানে সেনাপতি, বাংলার ভরসা শুধুই তুমি।